नमस्कार दोस्तों, हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं क्वाड के बारे में, जिसके अंदर टोटल 4 देश आते हैं, यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो फाइनली यहां पर इसकी जो पहली मीटिंग है, जी हां, पहली समिट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा फ्राइडे को, दैट इज ऑन 12th ऑफ मार्च। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, क्वाड मीट ऑन मार्च 12 शोज यूएस कमिटमेंट ऑन कोऑपरेशन विद इंडो पैसिफिक अलाइंस। तो यहां पर इंडो पैसिफिक के ऊपर बहुत ज्यादा बल देने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो मैं यहां पर आपको बता दूं, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और कह सकते हैं कि इसकी मीटिंग तो पहले से होती आ रही है। नहीं, ध्यान रखिएगा, ये जो पहले की मीटिंग्स होती थी ये मिनिस्टीरियल मीटिंग्स होती थी, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर हो गए इन 4 देशों के, वो आपस में मिलते थे। लेकिन पहली बार जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो उसके लीडर्स हैं, वो मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर समिट में, और इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि यूएस के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है, इसमें बाइडेन ने आते ही यहां पर इस पर काफी ज्यादा बल दिया है, और यह दिखाता है कि चाइना को काउंटर करने में ये जो ग्रुपिंग है वो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसके बारे में जानेंगे, भारत के लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी फ्राइडे को, इन सब के बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग स्टडी आईक्यू यूपीएससी का जो हमारा कोर्स है, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यहां पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमारी, उनका कल ही यहां पर स्टेटमेंट आया और उसमें बताया गया कि पहली मीटिंग जो है क्वाड देशों की, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान की, ये फ्राइडे को कंडक्ट किया जाएगा, जिसके तहत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बाकी के काउंटर पार्ट्स के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, जापान के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इनके साथ मीटिंग की जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये वर्चुअली हेल्ड होगा, और ये जो पूरा आपका समिट है, इसका नाम दिया गया है लीडर्स समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। ये आपको ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो फोकस है, जो स्टेटमेंट में बताया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन से लेकर क्लाइमेट चेंज तक, मतलब कि इसका जो विस्तार है वो सिर्फ इंडो पैसिफिक पे ना रहकर बहुत सारे चीजों पर होने वाला है। रीजनल जो मसला हो गया, ग्लोबल इश्यूज हो गए, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एरियाज हैं कोऑपरेशन के, वो सारी चीजें इसके अंदर डेफिनेटली देखी जाएंगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है वो इंडो पैसिफिक का जो पूरा रीजन है, मतलब कि भारत का जो इंडियन ओशन आपने देखा है, वहां से लेकर वेस्टर्न वाला जो पैसिफिक ओशन है, पूरा यहां पर जो एरियाज है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जिस तरह से चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी हो गया, उसका वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पूरा एरिया नहीं आता है, उसके बावजूद भी यहां पर वो अपने प्रेशर को डालने की कोशिश करता है। तो इसको फ्री कैसे किया जाए, ओपन कैसे रखा जाए, इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, ये एक काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखिए, इसके बारे में हम और जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 2007 में, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने इसको बेसिकली बनाने की कोशिश की थी और क्वाड जैसे ग्रुपिंग की बात कही गई। सबसे पहले 2007 में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन होता क्या है कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो चाइनीज प्रेशर की वजह से पुल आउट कर जाता है और उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसके बाद 2012 में वापस से जो शिंजो एबे हैं, उन्होंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया, दैट इज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। तो यहां पर जो डेमोक्रेटिक देश हैं, ये जो 4, वो आपस में आए और यहां पर सिक्योरिटी को लेकर आगे बढ़े, ताकि जो चाइना की वजह से कंसर्न्स आ रहा था उसको हम यहां पर काउंटर कर सकें। तो फिर से 2012 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा यहां पर प्रेशर डाला गया। लेकिन अगेन बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। लेकिन फाइनली जाकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने क्वाड कोएलिशन को, आप कह सकते हो, एक तरह से फॉर्मल शेप दे दिया, और फाइनली आगे जाकर आप देख सकते हो कि इंडो पैसिफिक को फ्री बनाने के लिए यहां पर कई सारे मीटिंग, जो मिनिस्टीरियल मीटिंग मैंने आपको बताया, 3rd वाला अभी रिसेंटली हुआ था, तो ये सारी चीजें कंडक्ट होने लगी। इनफैक्ट 2020 में आपको याद होगा, जो डिफेंस एक्सरसाइज है, पहली बार ये जो 4 देश हैं वो मलाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। मैंने इसके ऊपर एक अलग से एमसीक्यू बनाया है, वो आप एंड में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब क्वाड को बनाया जा रहा था, इसका जब शेप हो रहा था, इसमें क्या हुआ, बेसिकली सिक्योरिटी डायलॉग पर मेन फोकस होता था, मतलब कि सिक्योरिटी पर कैसे ध्यान दिया जाए इस पूरे रीजन के अंदर। लेकिन आज जो यहां पर जो क्वाड का अगर आप रूप देखोगे तो ये उससे बियॉन्ड जा चुका है। इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडन हो चुका है। कैसे, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इस बार का जो समिट है, इसका नाम क्या दिया गया है, लीडर्स समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल
फ्रेमवर्क। यहां पर सेफ्टी डायलॉग की जगह जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है शब्द का, वो है आपका फ्रेमवर्क। मतलब कि ये सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, इसका जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडन होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो समिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से आप कह सकते हो बेस बनाएगा आगे आने वाले फ्यूचर में। ये जो क्वाड ग्रुप है वो क्या रोल प्ले करेगी, वो यहां पर एक बेस बनाने वाला है ये जो समिट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी थोड़ा सा हम वो जान लेते हैं। सबसे पहला यहां पर बताया जा रहा है, आप देख सकते हो रॉयटर्स का न्यूज है, क्वाड नेशंस मीटिंग टू अनाउंस फाइनेंसिंग टू बूस्ट इंडिया वैक्सीन आउटपुट। जी हां, यहां पर बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो आउटपुट है वैक्सीन का उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो डेफिनेटली यहां पर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो सकता है जिसके तहत भारत के अंदर और ज्यादा निवेश किया जाए कोविड-19 के जो वैक्सीन हैं उसको बनाने में। आपको ऑलरेडी पता है कि भारत बहुत सारे देशों को मदद कर रहा है, लेकिन फर्दर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यहां पर और ज्यादा बल दिया जाएगा। डेफिनेटली आप इसको देखिएगा। लेकिन यहां पर भारत के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, अब इसको हमें समझने की जरूरत है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भारत ने इसको ज्वाइन किया है तो क्या भारत को इसको बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसमें कई सारी चीजें लिख सकते हैं। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि भारत ने इसको ज्वाइन करके एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्न लिया है अपने ओवरऑल पॉलिसी में। तो भारत को किस तरह से मदद हो सकती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारा ईस्ट एशिया के अंदर जो इंटरेस्ट है वो अपने प्लेटफॉर्म को हम इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। यहां पर जो भारत जो चीज करना चाहता था ईस्ट एशिया के अंदर, जो साउथ ईस्ट एशिया पूरा जो ईस्टर्न रीजन है एशिया का, वहां पर अब हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं ताकि क्वाड जो इतना पावरफुल ग्रुप बनने वाला है इसके तहत हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा यहां पर क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है तो ये जो बाकी के 3 देश हैं वो पावरफुल देश हैं, तो यहां पर हम जो डिप्लोमेटिक लिवरेज हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई, तो क्योंकि ये जो समूह है वो आपस में बातचीत कर सकता है तो भारत को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, डिफेंस के अंदर हमको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है भारत के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर यूएस ने इन्वाइट किया है भारत को भी अफगानिस्तान जो पीस प्रोसेस है उसके अंदर। तो यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के अंदर जो पॉलिसीज निकल कर आएंगी, क्योंकि यहां पर भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए यहां पर जो पॉलिसीज होंगी उसमें भारत भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि ये जो डायलॉग है क्वाड की वजह से। नेक्स्ट यहां पर भारत जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें आपने देखा होगा कि हमेशा से भारत जो है वो ऑब्जेक्शंस उठाता रहा है सीपेक को लेकर, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, इसलिए भारत जो हमेशा ऑब्जेक्शंस उठाता है इसको लेकर, यहां पर हम और तेजी से उसको बढ़ा सकते हैं, एक तरह से काउंटर कर सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा अपनाया गया है। इसके अलावा काफी समय से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर चर्चा चल रही है, जैसे कि 1991 से मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय से यहां पर एक्ट ईस्ट की तरफ ध्यान दिया जाए, इस पॉलिसी को भी हम इसके तहत आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर हम डेवलप्ड देशों की बात कर रहे हैं, जितने भी देश हैं, तो यहां पर क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकेंगी क्वाड के अंदर शामिल होने से। और लास्ट में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सिक्योरिटी वाला कंसर्न है कि इंटरनेशनल वाटर्स में भारत अपने आप का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको और ज्यादा मजबूत कर सकता है, क्योंकि क्वाड के अंदर डेफिनेटली इसको लेकर चर्चा होने वाली है। तो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज जो हैं वो भारत की इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये मेन फायदे हैं बेनिफिट्स की अगर हम यहां पर बात करें। लेकिन डेफिनेटली नुकसान में अगर हम देखें, डिसएडवांटेज में, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन हां, एक तरह से चाइना इससे बहुत ज्यादा परेशान होगा और हो सकता है कि जो चाइना है वो इनडायरेक्टली बॉर्डर एरियाज पर कुछ कुछ एग्रेसिव तरीका अपनाने की कोशिश करेगा, एक तरह से भारत को संकेत देने की कोशिश करेगा कि आप इसको ज्वाइन करके अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन अगेन यहां पर भारत को पहले की तरह हमें डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है। जिस तरह से हमने पैंगोंग सो के अंदर एग्रेसिव तरीका अपनाया था, वैसा ही यहां पर हमें काउंटर करने की जरूरत है चाइना को। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा क्वाड की मीटिंग है दोस्तों, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का अगेन काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। मैंने आपको बताया था कि 2007 में जापान ने इसको जब बढ़ाने की कोशिश की तो हुआ क्या था कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया चाइनीज प्रेशर के अंदर आ गया था, क्योंकि चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और ऑस्ट्रेलिया जो है काफी एक्सपोर्ट करता है, तो इंटरेस्ट है उसका। लेकिन जिस तरह से पूरा कोविड-19 का पैंडेमिक रहा, यहां पर जो चीज करने की कोशिश की गई, जो रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसके बाद से जो स्कॉट मॉरिसन है उन्होंने इस समिट को बहुत ज्यादा पुश करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली जब जो बाइडेन यहां पर आए हैं तो उन्होंने अपने टेन्योर के स्टार्टिंग में ही इसको एक तरह से समिट में डालने की कोशिश की है। और फाइनली आप देख सकते हो कि जो बाइडेन के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर से 27 जनवरी को बातचीत की, फिर जो मॉरिसन है उनसे 3 फरवरी को बात की, नरेंद्र मोदी जी से 8 फरवरी को बात
बात की ताकि ये जो समिट है उसको एक तरह से प्रॉपर रूप दिया जा सके। और जो स्कॉट मॉरिसन है उन्होंने ये बयान भी दिया है कि आगे आने वाले समय में ये जो समिट है वो रेगुलर तरीके से किया जाएगा। तो फाइनली हम कंक्लूजन में कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो समिट है वो आगे आने वाले जियोपॉलिटिक्स में पूरे विश्व में इनफैक्ट मैं आपको बताऊं एक काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, क्योंकि इन सभी देशों का जो रिलेशन है चाइना के साथ वो कहीं से भी अच्छा नहीं है, एटलीस्ट अभी के समय। तो लेट्स सी कि क्या होता है फ्राइडे को, किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या बातचीत होती है, इसके ऊपर डेफिनेटली हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। बट आई होप कि अभी के लिए आपको ये जो बेस है वो तैयार हो गया होगा समझने में कि फर्स्ट क्वाड की जो मीटिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जाने से पहले, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था मलबार एक्सरसाइज के बारे में, इसको ध्यान से करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार के लिए। दो स्टेटमेंट है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।